कुछ नंबर्स ऑफ मेटल्स और मैटर क्या होता है, प्योर मेटल्स क्या होते हैं और जो मिक्सचर है वो सब क्या होता है, डेंसिटी पढ़ा था। ठीक है, अभी हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं कि जो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअली मतलब क्या है और ये मतलब किस कौन कौन से रिएक्शंस में परफॉर्म होता है, किस में अप्लाई होता है, ये सब कुछ समझते हैं। तो नॉर्मल से अगर आप लोग कोई भी एक रिएक्शन करते हो जैसे कि A+B इज इक्वल टू C+D ऐसा कुछ परफॉर्म हुआ, ये होता है प्रोडक्ट और ये होता है रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई भी एक रिएक्शन करते हैं जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट होके प्रोडक्ट को परफॉर्म कर रहा है या फिर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे अगर रिएक्शंस होते हैं तो इन्हीं में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये एक केमिकल दूसरे केमिकल से कंबाइन हुआ है, इसी को केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसके कुछ लॉज हैं जो कि 5 टाइप्स के लॉ हैं। ठीक है, उसमें से पहला वाला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इसमें से जो फर्स्ट वाला लॉ है इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एकदम सिमिलर है उसी के जैसा जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सिमिलर वे में इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास भी जिस तरह एनर्जी को ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वैसे ही हम लोग जो मास है मास को भी ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी चीज याद रखना, जितना ये समझ लो इनपुट है, ठीक है, अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, यानी कि जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। इसका बोलने का मतलब क्या है कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट साइड होगा, समझ लो ये ए हो गया 2 ग्राम और ये अगर 2 ग्राम हो गया तो टोटल मिला के इस साइड 4 ग्राम ही होना चाहिए। मतलब जितना रिएक्टेंट दोगे उतना ही प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए। इसका बोलने का मतलब क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रहने वाला है हमेशा। ठीक है, तो कभी भी जब भी कोई भी दो केमिकल कंबाइन होते हैं तो उसमें याद रखना हमेशा जो टोटल मास होता है वो हमेशा क्या होता है, सिमिलर, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो जो टोटल मास होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट या फिर सिमिलर होता है। ठीक है, और मास क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जैसे एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग मास को भी खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका बोलने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सली जितना भी मास प्रेजेंट था आज से हजारों करोड़ों सालों पहले, उतना ही आज भी मास प्रेजेंट है और वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी से फिर से मास में कन्वर्जन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला लॉ क्या है, पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बोलने का मतलब क्या है, जब भी वर्ड प्रपोर्शन आता है तो हम लोग के मन में रेशियो ऐसा वर्ड आ जाता है, रेशियो। ठीक है, तो बस वही है और कुछ नहीं, थोड़ा सा समझना है। तो ये लॉ क्या होता है, एक गिवन कंपाउंड, अब ये एक्चुअली कंपाउंड क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि कोई भी एलिमेंट हो गया, बहुत सारे एलिमेंट, समझ लो ये एलिमेंट 1 है प्लस ये दूसरा एलिमेंट 2 है। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन होके एक जो कुछ नया क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, समझ लो कुछ नया ऐसा कुछ क्रिएट किया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक कोई भी समझ लो सोडियम है और प्लस Cl है, तो ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट होगा, दोनों NaCl बना दिए। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है और सोडियम और क्लोरीन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो दो एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड क्रिएट करते हैं, यानी कि कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो अगर समझ लो कोई भी कंपाउंड है उसमें कोई भी एलिमेंट अगर मिक्स हो रहा है तो उसमें चाहे वो अभी कैसा भी कंपाउंड हो, चाहे कहीं से भी आप लोग ने उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, चाहे कहीं से भी उस सोर्स मतलब वो कंपाउंड को आप लोग उठा लो, जो भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे वो एक डेफिनेट एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही होंगे, एक सेम प्रोपोर्शन में ही होंगे। जिससे कि समझ लो यहाँ पे 2 टाइम में अगर आप लोग एक कॉपर कार्बोनेट लेते हो, कॉपर कार्बोनेट या फिर क्यूप्रस कार्बोनेट इसको बोलते हैं, तो ये क्यूप्रस अगर कार्बोनेट लेते हो तो ये चाहे आप लोग नेचर से ले लो चाहे सिंथेटिक, यानी कि खुद से बना लो। सिंथेटिक मीन्स खुद से प्रिपेयर करना और नेचर मीन्स जो नेचर में प्रोवाइड होता है। तो अगर ये क्यूप्रस कार्बोनेट चाहे नेचर से उठा लो और जब उसके अंदर तुम एलिमेंट्स को देखोगे, जैसे कि NaCl के अंदर एलिमेंट सोडियम होता है और क्लोरीन होता है,
वैसे क्यूप्रस कार्बोनेट के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो परसेंटेज बाय वेट होता है वो सिमिलर ही रहेगा। देख लो कॉपर का 51.35 है, ऑक्सीजन का 9.74 रहेगा और जो कार्बन है उसका 38.91 रहेगा। तो अगर सिंथेटिक वाला भी देख लो, यानी खुद से अगर क्यूप्रस कार्बोनेट बनाते हो तो उसके अंदर भी कॉपर का जो वेट होगा सेम ही रहेगा, ऑक्सीजन का भी सेम रहेगा और कार्बन का भी सेम रहेगा। यही क्या बोल रहा है कि लॉ का नाम क्या, डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि हमेशा चाहे कोई भी कंपाउंड ले लो और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, यानी कि कोई भी सोर्स से उठा लो, चाहे कहीं से बढ़ाओ, चाहे तुम लोग नेचुरली ले लो चाहे सिंथेटिक, चाहे खुद से प्रिपेयर कर लो, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। ये क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी देखो क्या था, डेफिनेट प्रोपोर्शन था, अभी क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है लॉ का। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ही इजी सा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इजी है। देखते हैं इसको। व्हेन, जब कभी भी टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब कभी भी दो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा या फिर एक कंपाउंड क्रिएट करते हैं, देन द मासेस ऑफ एलिमेंट बी that combine with given mass of A are always in the ratio of whole number। होल नंबर मीन्स कोई भी एक 1 2 3 4 5 6 ऐसा। ठीक है, तो ये सारे होल नंबर होते हैं और जब उसका रेशियो होगा तो एक होल नंबर में मिलेगा। जो ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज ये A है और ये B है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे दो दो रिएक्शंस दिया हुआ है, ध्यान समझना। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने ले लिया, एक हाइड्रोजन जिसका जो वेट है वो 2 ग्राम है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लिया जिसका वेट 16 ग्राम है। जब ये दोनों कंबाइन हुए, जब ये दोनों कंबाइन होते एक वाटर बना है 18 ग्राम का। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम रहेगा, 16 + 2 यहाँ पे 18 होता है और प्रोडक्ट साइड में भी मास क्या होता है 18, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ये यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, तो मतलब ये कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉ है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात चल रही है। तो हाइड्रोजन सपोज यहाँ पे 2 ग्राम है, ऑक्सीजन यहाँ पे सपोज 16 ग्राम है। नेक्स्ट सेम ऑक्सीजन हम लोग कुछ अलग से प्रोपोर्शन में ले लिया, कुछ अलग प्रोपोर्शन में ले लिया, सपोज O2 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो था उसका वेट एकदम फिक्स है, सेम है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन जो बी वाला रिएक्टेंट है, देखो यहाँ पे जो बी वाला रिएक्टेंट है ये O2 है, इसके मास को हम लोग ने चेंज कर दिया। तो जो आगे का कॉम्बिनेशन होगा, कंपाउंड होगा, मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म हुआ, यानी कि सेम ऑक्सीजन जब एक सेम हाइड्रोजन से यूज हुआ था तो H2O बनाया था और सेम हाइड्रोजन से फिर से उसी ऑक्सीजन के बस हम लोग जस्ट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर दिए, उसके वेट को इंक्रीज कर दिया तो कुछ नया फॉर्म हो गया, नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। बोलने का मतलब क्या है कि जब इनका रेशियो हम लोग निकालेंगे तो रेशियो कुछ कैसा निकलेगा, तो 2 masses ऑफ ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर दैट इज 16:32। इसका 16 ग्राम था, इसका 32 ग्राम था। जब ये सेम हाइड्रोजन से क्या होगा, कॉम्बाइन होगा, बस उसका वेट इंक्रीज किया है, इसका पहले 16 था अभी 32 कर दिया, बस वेट इंक्रीज किया और सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जब ऐड करोगे तो कुछ डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे वाटर मिला है, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला है। ठीक है, H2O2 और ये H2O है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो रहेगा ऑक्सीजन का 16:32 रहेगा। 16:32 को कैसा लिख सकते हो ना, 16/32। ठीक है, इक्वल टू 1/2, यानी कि 1:2 के रेशियो में ऐड हुआ है। जस्ट हम लोग ने डबल किया है इसके वेट को। ठीक है, तो ये क्या था, मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब कोई भी ऑक्सीजन या फिर कोई भी मतलब बी जो रिएक्टेंट है वो सेम अमाउंट ऑफ वाले किसी भी अगर दूसरे ए रिएक्टेंट से ऐड होता है तो मोर देन वन कंपाउंड हम लोग को मिलते हैं और जो इसका रेशियो होगा एक होल नंबर में होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देखने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद गेल-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, और भी इसके एवोगैड्रो रूल वाला सब कुछ देखेंगे। तो जस्ट अभी चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अभी पढ़ते हैं गेल-लुसैक लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में, यानी कि गेल-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले 3 लॉज पढ़ लिए थे। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मल्टीपल प्रोपोर्शन के। अभी हम लोग देखते हैं गैसियस वॉल्यूम वाला। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हेन गैसेस कंबाइन, सिर्फ ध्यान देना गैसेस के बारे में। ये गेल-लुसैक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैसियस वॉल्यूम में यानी कि गैसेस के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होकर
गैसेस के बहुत सारे लॉज बताए थे। तो गैसियस वॉल्यूम यानी कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, जैसे कि A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, मतलब A और B रिएक्ट होके C और D प्रोडक्ट दे रहा है, तो चाहे वो केमिकल रिएक्शंस में भी अगर प्रोड्यूस भी हो रहा है गैस और गैसेस कंबाइन भी हो रही हैं, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो वो एक अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में आ जाते हैं। एंड प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है और उसमें सेम टेम्परेचर है और प्रेशर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है सपोज सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर है, और कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर उसी टेम्परेचर और प्रेशर में हो रहा है, तो जो गैसेस, जो समझ लो अगर वो गैसेस है तो उसके जो वॉल्यूम्स होंगे, यानी कि वॉल्यूम आपको पता होगा कि क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल या फिर टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस और अ लिक्विड इज नथिंग बट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो समझ लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में जितना भी गैस भरोगे, सपोज वो गैस यहाँ से आता है, ठीक है, तो ये इतना जो भी पूरा अमाउंट इसने पूरा क्या किया, कवर किया, यही क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी कितना अमाउंट ऑफ स्पेस कवर किया, सपोज मैंने यहाँ पे मार्कर रख दिया, तो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस इसने कवर किया, यही क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इतना इसने अमाउंट ऑफ स्पेस कवर कर लिया, यही इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो गैसेस ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होकर गै-लुसैक ने एक लॉ बताया। उन्होंने क्या बताया कि चाहे कोई भी गैस, अगर कोई भी गैसेस कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शंस में अगर गैसेस ही प्रोड्यूस करती है, तो उसमें एक इक्वल प्रपोर्शन मिलता है, मतलब कुछ होल नंबर में प्रपोर्शन मिलता है। वो कैसे, थोड़ा समझते हैं। सपोज 100 ml, अभी देखो जो लीटर था, मीटर क्यूब था, डीएम क्यूब था, और इसमें देखो यहाँ पे ml है, मिलीलीटर है, ये सारे वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे सपोज 100 ml यूज किया हुआ है, इसके पहले वाले पार्ट 1 में मैंने अपलोड कर दी वीडियो, वहां पे आप जाके वॉच कर सकते हैं उसको, पार्ट 1 केमिस्ट्री का यही। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 100 ml ऑफ सपोज हाइड्रोजन गैस यूज हो रहा है, 50 ml ऑफ सपोज हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन गैस से कंबाइन होके 100 ml ऑफ वाटर वेपर दे रहा है। देखो यहाँ पे गैसियस स्टेट लिखा है, वाटर लिक्विड नहीं है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो देखो कभी भी कोई भी गैस अगर कंबाइन होगी, केमिकल रिएक्शंस में भी गैस ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका अगर मैं टोटल रेशियो निकालूं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 इसका वॉल्यूम है, इसका 1 रहेगा वॉल्यूम, और इसका ये 2 वॉल्यूम रहेगा। यानी कि जो इनका रेशियो होगा 2:1:2 होगा, 2:1:2 के प्रोपोर्शन में पूरा का पूरा रिएक्शंस का वॉल्यूम प्रेजेंट है। सेम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज नाइट्रोजन गैस है 1 लीटर यूज हुआ, हाइड्रोजन गैस 3 लीटर यूज हुआ वॉल्यूम में, और जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ वो भी गैस के फॉर्म में और 2 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। तो देखो इसमें सपोज जब 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट होती है 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस से, तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है 2 लीटर। तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, तो इसका वॉल्यूम 1 हो गया, इसका 3 वॉल्यूम हो गया, इसका 2 वॉल्यूम हो गया, तो इसका रेशियो 1:3:2 रहेगा, 1:3:2 रहेगा। समझ गया, तो ये इसका रेशियो है। ऐसे गै-लुसैक लॉ का सारा गैसेस वॉल्यूम का रेशियो हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 1 हो गया लीटर, इसका 3 वॉल्यूम हो गया, इसका 2 वॉल्यूम हो गया, सबका रेशियो। जैसे यहाँ पे अगर 50 है ये, तो ये इसका डबल रहेगा, ये भी इसका भी डबल है, ये 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बाय वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। ठीक है ना, ये गैसियस जो गै-लुसैक लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, आपको समझ गया होगा पूरा का पूरा, आपको ये पूरा एकदम लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। एवोगैड्रो लॉ एक्चुअली बोलते क्या है, आप लोगों ने 9th में इनके बारे में पढ़ा होगा, मोल्स और मॉलिक्यूल के कंसेप्ट के बेसिस पे। तो देखते हैं, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इक्वल वॉल्यूम, ध्यान देना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा। ध्यान देना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोलने का मतलब क्या है कि समझो अगर इक्वल वॉल्यूम है, सपोज एक ये कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर है, इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस भर दिया, इसमें समझ लो मैंने ऑक्सीजन गैस भर दिया। ठीक है, तो अगर सपोज इक्वल वॉल्यूम बोला ना, तो समझ लो कि अगर मैंने 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ले लिया, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस ले लिया, तो ये इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखना, समझ लो ये कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, इसमें हाइड्रोजन लिया, इसमें ऑक्सीजन लिया, इसमें 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, इसमें 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, तो जितने नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल कंटेन करेगा वो सिमिलर होगा। सपोज अगर ये 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करता है,
तो ये भी 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही कंटेन करेगा। समझ गया? यानी कि अगर कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, और अगर वो इक्वल वॉल्यूम में है, तो वो अगर जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस पहले वाले गैस में प्रेजेंट होगा, उतना ही सेकेंड वाले गैस में भी प्रेजेंट रहेगा। मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो सिमिलर होगा। ये कौन बोलते हैं ऐसा? एवोगैड्रो लॉ। समझ गया अच्छे से? नाउ अब हम लोग नेक्स्ट, ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन के सारे लॉज कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम लोग देखते हैं डेल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में। तो आप लोगों ने इसको 8th में पढ़ा होगा, रुदरफोर्ड एंड डेल्टन के बारे में। तो अच्छे से समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। तो डेल्टन ने बताया था कि जो एटम होता है ये यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इसको कभी भी केमिकल रिएक्शन में तुम ब्रेक नहीं कर सकते हो। समझ गया? और ये कुछ ऐसे दिखता है, देखो यहाँ पे ऐसा वैसा होता है एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अगल बगल ये जो इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके कुछ ऑर्बिट्स होते हैं एलिमेंट पे ऐसा, ठीक है। तो नाउ ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे एटम जो होता है ये यूनिवर्सली मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये अनब्रेकेबल होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे, और बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करोगे, या फिर जो कोई भी सपोज आपके पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है, फिर ऐसे बहुत सारे हजारों करोड़ों यहाँ पे एलिमेंट कंबाइन होंगे और एक कंपाउंड क्रिएट करेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, सोडियम प्लस Cl एक एलिमेंट ये हो गया, और एक क्लोरीन का एलिमेंट हो गया, दोनों कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस कर दिया? NaCl, एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के अंदर एक ही एटम होता है, और एटम क्या कंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ऑर्बिट है, इसका ये सारा का सारा ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में क्या करेगा? ये सारे ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान देना, और इनको ये जो न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये डेल्टन एटॉमिक थियरी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ये बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानते हैं। तो जो यहाँ पे एटॉमिक मास है एंड मॉलिक्यूलर मास, तो एक्चुअली ये होता क्या है जो एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास है? तो एग्जैक्टली जो एटॉमिक मास होता है, आप लोगों ने इसके पहले भी बहुत कुछ पढ़ा होगा एटॉमिक मास के बारे में, कि कोई भी सपोज ये न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो जो इनका वेट होता है यही एटम का मास होता है। क्या होता है? यही एटम का मास होता है, एटॉमिक मास इसको ही बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है, इसको कॉम्बाइन कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, तो एटम का मास मिल जाएगा। समझ गया? तो यही एटॉमिक मास होता है। अब ये ना बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, मतलब बहुत ही छोटा सा मेजरमेंट है इसका, और इसका मेजरमेंट मेजर करने में बहुत ही डिफिकल्टी भी होती है। तो सपोज देखो यहाँ पे एटॉमिक मास है, अगर तो देखो अगर समझ लो मैं एक एटम यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम ले लो, सपोज ये हाइड्रोजन ले लिया, ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का, और इसके अंदर जब मैं ऐसा अंदर जाऊंगा, ये न्यूक्लियस बनाऊंगा ऐसा, इसका अंदर एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है ना इसके लिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जो एटम का मास होगा वो कितना होगा? 1.676 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत छोटा सा वेट है, बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल टाइप का है, बहुत ही छोटा है। यानी कि एटॉमिक मास की जो क्वांटिटी होती है बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास सबसे फर्स्ट टाइम कैसे मतलब निकालेंगे? तो हम लोग एटॉमिक मास निकालने के लिए रिलेटिव मास एक मतलब रूल होता है, रिलेटिव मास, इसका हम लोग यूज करते हैं। मीन्स कैसा? अगर सपोज हाइड्रोजन का अगर समझ लो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट कोई भी उठा लो, तो क्या करेंगे, और ना किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करने का, सपोज कार्बन से कंपेयर करने का, तो कंपेयर करने के बाद जो भी इसका समझ लो, जैसे कि अभी इसका 1 ग्राम है और इसका 12 ग्राम है, तो यानी कि 12 टाइम्स कार्बन का ज्यादा एटॉमिक मास हो गया। तो यही रिलेटिव होता है, हम लोग रिलेशन बनाते हैं। अगर इसका 12 टाइम है, इसका 1 टाइम होगा, तो अगर समझ लो कार्बन का 12 टाइम होता है, तो अगर हाइड्रोजन समझ लो कोई भी ऑक्सीजन आ गया उसका 2 टाइम्स है, तो इसका 24 टाइम्स ऐसा हो जाएगा। समझ गया? तो ऐसा हम लोग रिलेशन बनाते हैं, तो इसको रिलेटिव मास बोलते हैं, ऐसा हम लोग फाइंड करते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल है, अच्छे से समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम लोग कार्बन यूज करते हैं, तो आइसोटोप्स क्या होता है?
आइसोटोप्स की हेल्प लेंगे हम लोग यहाँ पे। आइसोटोप्स क्या होता है, कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होंगे वो सिमिलर होते हैं और जो उसके एटॉमिक मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन का एटॉमिक मास 6 होता है बट उसके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। C12 C14 दो या तीन टाइप की इसके आइसोटोप्स होते हैं, मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, पर जो C13 होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप का है, इसके लिए हम ज्यादा उसको यूज नहीं करते। इंपॉर्टेंट है C12 और C14, इसको आप लोगों ने इसके पहले 10th में कार्बन डेटिंग वगैरह में पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यूज क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास है उसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU ऐसे हम लोग बोलते हैं, 1 AMU। अगर फाइंड करना है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन C12, यानी कि C12 वाला यूज करने का, समझ गया। अगर कार्बन का जो नॉर्मल एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का, C12 बोला तो C12 का एटॉमिक मास 12 हो जाएगा और C14 बोला तो इसका एटॉमिक मास 14 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास वेरी कर रहा है ना, ये एटॉमिक मासेस होते हैं और यहाँ पे ये इसका कार्बन का ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ना 1 AMU की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, इज इक्वल टू 1/1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12, समझ गया। तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1, यानी कि एक कार्बन 12 का एलिमेंट ले लो, उसका जो मास होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ इतना नंबर मिल जाएगा, यानी कि 1.660 इंटू 10⁻24 ग्राम और 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इतना मिल जाएगा, समझ गया। नाउ अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग इस 1 AMU को अभी चेंज करके U लिखते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास होता है। क्या होता है इसका मीनिंग, यूनिफाइड मास, यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं। और जो कि कितना होता है, अगर सपोज किसी ने पूछ लिया, किसी ने आपको एटॉमिक मास की वैल्यू U में दे दी, यानी कि यूनिफाइड मास में दे दी और बोला कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो एक ही, जैसे कि देखो नॉर्मल सा फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। कितना होता है, 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, वैसे 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला यूनिफाइड मास तो ग्राम में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट कर देने का, समझ गया। ऐसे हम लोग रिलेशन मिल चुका है। ठीक है, तो यूनिफाइड मास और ग्राम का रिलेशन यहाँ पर है। अगर किसी ने पूछा 1 AMU की डेफिनेशन बताओ, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12। ठीक है, यानी कि 1 और मास C12 का कितना मास होता है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। और हम लोग इसमें हमेशा रिलेटिव मास का क्या करते हैं, प्रॉपर्टियां यूज करते हैं। और जो एटॉमिक मास होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, बहुत ही छोटा सा मेजरमेंट होता है। जैसे कि अगर 1 हाइड्रोजन एटम का मास बोलूं तो 1.67 इंटू 10⁻24, 10⁻24 बोलने का मतलब कि 0.000 ऐसा, बहुत मतलब 23 टाइम्स जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना छोटा मास। चलो ये आप लोगों को समझ गया होगा एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस। अब अगर एटम का मास मिल गया तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, यही इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, नेक्स्ट और अच्छे से हम लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे जब नंबर मोल कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, यानी कि एटॉमिक मास तो निकल गया, एवरेज क्या होता है। जैसे कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो अगर समझ लो 3 + 2 + 4 है, इसका एवरेज निकालना तो अपन 3 करने का। अगर समझ लो ऊपर 1 + 2 है, इसका एवरेज निकालना तो जितने ऊपर नंबर अपन 2 करने का। अगर समझ लो ऊपर 1 है तो अपन 1 ही आएगा। ठीक है, तो वैसा तो एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की जरूरत होती है। ठीक है, सपोज कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नॉर्मली कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है। ठीक है, और इसके दो आइसोटोप्स होते हैं नॉर्मली, एक C14 यानी कि 14 एटॉमिक मास वाला एक कार्बन और एक 12 एटॉमिक मास वाला एक कार्बन, पर जो नॉर्मली एवरेज एटॉमिक मास होता है इसका 12 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं, 12 पॉइंट समथिंग होता है बट हम लोग इसे 12 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ अभी यहाँ पे फिलहाल 3 आइसोटोप्स यूज हुआ है, एक कार्बन का 12 ग्राम वाला, एक कार्बन का 13 ग्राम वाला, एक कार्बन का 14 ग्राम वाला।
जिसका एटॉमिक मास यूनिफाइड मास में दिया हुआ है, इसका 12 ग्राम है, इसका 13 ग्राम है, इसका 14 पॉइंट समथिंग समथिंग है, ठीक है। और इसका एबुंडेंसी लिखी हुई है। एबुंडेंसी क्या होती है कि कितने अमाउंट ऑफ यानी कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन या कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है इस अर्थ के अंदर। जैसे कि कार्बन 12 98.98 प्रेजेंट है, 100 में से इतने परसेंटेज प्रेजेंट होता है, और उससे भी कम कार्बन 13 प्रेजेंट है, और उससे भी कम कार्बन 14 प्रेजेंट है। यानी कि जो कार्बन 12 है ज्यादा मतलब ज्यादा तादाद में यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। फिर उससे कम ये है प्रेजेंट है कार्बन 13, और फिर उससे भी कम कार्बन 14 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी एबुंडेंसी की हेल्प लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए। तो एवरेज एटॉमिक मास कुछ हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं कि देखो, पहले आइसोटोप्स का, कार्बन का पहला आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज ऑफ एबुंडेंसी प्लस जो इसका कार्बन 13 नेक्स्ट वाला आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप्स आएंगे उसको प्लस करते जाने का। यहाँ पे 3 यूज है तो 3 बार प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो पहला जितना ये समझ लो कार्बन 12 है, इसका एटॉमिक मास 12 आ गया, तो 12 यूनिफाइड मास इनटू इसकी जितनी एबुंडेंसी है वो, फिर प्लस फिर कार्बन 13 है तो जितना भी उसका मास होता है वो इनटू इसकी जितनी एबुंडेंसी है, परसेंटेज ऑफ एबुंडेंसी, यहाँ देखो परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज ऑफ एबुंडेंसी यहाँ पे हो जाएगी। फिर इसको भी प्लस करने का, नेक्स्ट इसका वाला भी, इन सबको प्लस करने का। तो इसका भी जितना एटॉमिक मास आएगा यहाँ पे, और इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 और उसका परसेंटेज, ठीक है। अब हम लोग कभी भी समझ लो बोला अगर x परसेंटेज तो x अपॉन उसको 100 लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी किया हुआ है, 98.92 को अपॉन 100 कर दिया, प्लस किया, फिर उसके बाद फिर 13 इंटू 1.108 को अपॉन 100 कर दिया। फिर वैसे इसको भी किया, 14 है यहाँ पे, प्लस इंटू 2 इंटू 10⁻10 अपॉन 100 कर दिया। इस टोटल को जब सॉल्व करोगे तो कुछ इतना आपको आंसर मिलेगा, 12.011 यूनिफाइड मास। यानी कि ये 12 हो गया, 0.11 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और 12 जो कार्बन का एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास, वो 12 ग्राम होता है या फिर 12 यूनिफाइड मास होता है। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को इसको इससे इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कार्बन का क्या मिल जाएगा हम लोग को, ग्राम में हम लोग को वेट या फिर मास मिल जाएगा। अभी ये यूनिफाइड मास की यूनिट में है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई केजी में हो गया तो फिर बाद में